हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस क्लास में प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण पढ़ने वाले हैं, जो कि दृष्टि पब्लिकेशन का यह बुक है। तो शुरू करते हैं। प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण यह दो प्रकार से हुआ था। एक हखमनी ईरानी आक्रमण और दूसरा यूनानी आक्रमण। पाक मौर्य युग में मगध सम्राटों का अधिकार क्षेत्र भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश तक विस्तृत नहीं हो पाया था। जिस समय मध्य भारत के राज मगध साम्राज्य के विस्तारवादी नीति का शिकार हो रहे थे, पश्चिमोत्तर प्रांतों में अराजकता एवं अव्यवस्था का वातावरण व्याप्त था। यह क्षेत्र अनेक छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था, जिसमें कंबोज, गांधार एवं मद्र प्रमुख थे। इन क्षेत्रों में कोई ऐसी सार्वभौम शक्ति नहीं थी जो परंपरा संघर्षकर्ता राज्यों को जीतकर एक छत्र शासन कर सके। यह संपूर्ण प्रदेश उस समय विभाजित थे। ऐसी स्थिति में विदेशी आक्रांताओं का ध्यान भारत के भूभाग की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक ही था। परिणाम स्वरूप यह प्रदेश दो विदेशी आक्रमणों का शिकार हुआ। पहला हखमनी ईरानी आक्रमण और दूसरा यूनानी आक्रमण। भारत में सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण हखमनी वंश के राजाओं ने आक्रमण किया। इस वंश के संस्थापक साइरस द्वितीय 558 ईसा पूर्व से 529 ईसा पूर्व ने भारत पर आक्रमण का असफल प्रयास किया था। हखमनी साम्राज्य के प्रमुख शासक साइरस द्वितीय 558 से 529 तक कार्यकाल रहा था। साइरस द्वितीय ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य ईरान में हखमनी साम्राज्य की स्थापना की। साइरस द्वितीय एक महत्वाकांक्षी शासक था, अतः थोड़े ही समय में वह पश्चिम एशिया का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बन गया। साइरस ने सिंध के पश्चिम में भारत के सीमावर्ती क्षेत्र की विजय की और प्लिनी के विवरण से ज्ञात होता है कि साइरस ने कपिसा नगर को ध्वस्त किया था। साइरस की मृत्यु कैस्पियन क्षेत्र में डरवाइक नामक एक पूर्वी जनजाति के विरुद्ध लड़ते हुए हो गया था। उसका पुत्र कैम्बिसीज द्वितीय 529 से 522 ईसा पूर्व तक इसके साम्राज्य का उत्तराधिकार हुआ। वह गृह युद्ध में उलझा रहा और उसके समय में हखमनी साम्राज्य का भारत की ओर कोई विस्तार न हो सका। दारा शिकोह डेरियस प्रथम 522 ईसा पूर्व से 446 ईसा पूर्व तक भारत पर आक्रमण करने में प्रथम सफलता दारा प्रथम डेरियस प्रथम को प्राप्त हुआ। दारा के यूनानी सेनापति अस्काइलैस ने सिंधु से भारतीय समुद्र में उतरकर अरब और मकरान तटों पर पता लगाया। दारा प्रथम ने 516 ईस्वी में सर्वप्रथम गांधार को जीतकर फारसी साम्राज्य में मिला लिया था। भारत का पश्चिमोत्तर भाग दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत हेरोडोटस के अनुसार था। कंबोज एवं गांधार पर भी उसका अधिकार था। दारा प्रथम ने 3 अभिलेख बेहिस्तून और पार्सिपोलिस एवं नक्शे रुस्तम से यह पता चलता है कि उसी ने सर्वप्रथम सिंधु नदी के तटवर्ती भारतीय भूभागों को अधिकृत किया। क्षयार्स अथवा जारकिस लगभग 446 ईसा पूर्व से 465 ईसा पूर्व तक यह दारा का पुत्र था तथा इसने अपने पिता के साम्राज्य को सुरक्षित रखा, किंतु यह यूनानियों द्वारा परास्त किया गया था। इसने अपनी फौज में भारतीयों को भी शामिल किया था। जराक्सिज के उत्तराधिकार तथा पारसिक साम्राज्य का विनाश। जारक्सिज की मृत्यु के पश्चात उसके तत्कालीन उत्तराधिकार क्रमशः अर्तजर्कसीज प्रथम एवं अर्तजर्कसीन द्वितीय हुए। साक्ष्यों से पता चलता है कि इन उत्तराधिकारियों द्वारा दारा प्रथम द्वारा निर्मित साम्राज्य को सुरक्षित रखा गया। पारसिकों के अंतिम सम्राट द्वारा तृतीय 360 से 333 ईसा पूर्व तक था।
दारा तृतीय को यूनानी सिकंदर ने अर्बेला और गैगामेल के युद्ध में 331 ईसा पूर्व में बुरी तरह से परास्त किया। इस प्रकार पारसिकों का विनाश हो गया। हखमनी ईरानियों द्वारा भारतीय क्षेत्रों में आक्रमण के कारण ईरानी सम्राटों की पश्चिम में सुदृढ़ता, भारत के पश्चिमोत्तर राज्यों की अस्थिर और अराजकता, राजनीतिक परिस्थितियाँ, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांतों का सामरिक और आर्थिक महत्व, उत्तरापाथ मार्ग पर नियंत्रण करने की इच्छा शक्ति, हखमनी ईरान आक्रमण का भारत पर प्रभाव। ईरानी आक्रमण का भारत पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा, जैसे समुद्री मार्ग की खोज से विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला, पश्चिमोत्तर भारत में दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाली खरोष्टी लिपि का प्रचार हुआ। अशोक के कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण हैं। ईरानियों की अरमाइक लिपि का प्रचार प्रसार हुआ। अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा आरंभ हुई। मौर्य वास्तुकला पर ईरानी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, जैसे अशोककालीन स्मारक विशेषाकार घंटे के आकार में गुंबद कुछ हद तक ईरानी प्रतिरूपों पर आधारित थे। अशोक के शासनकाल में प्रस्तावना और उनके प्रयुक्त शब्दों में भी ईरानी प्रभाव देखा जा सकता है। यूनानी आक्रमण। यूनानी आक्रमण सिकंदर फिलिपींस द्वितीय, जो सिकंदर का पिता था, 369 ईस्वी में मकदूनिया के शासक बना। इसकी हत्या 329 ईस्वी में कर दी गई। पिता के मृत्यु के पश्चात सिकंदर लगभग 20 वर्ष तक अल्पवायु में सिंहासन रूढ़ हुआ। वह अरस्तु का शिष्य था। यूनानी शासक मकदूनिया शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण लगभग 326 ईसा पूर्व में हुआ। भारत विजय अभियान के तहत सिकंदर 326 ईसा पूर्व में बल्खक यानी बैक्ट्रिया, वर्तमान अफगानिस्तान का क्षेत्र है, को जीतने के बाद काबुल होता हुआ हिंदुकुश पर्वत यानी खैबर दर्रा पार कर भारत आया। तक्षशिला के शासक अंबी ने आत्मसमर्पण के साथ उसका स्वागत करते हुए उसे सहयोग का वचन दिया। सिकंदर के आक्रमण के समय अवकाश एक सीमांत गणराज्य था। इसकी राजधानी मससंग थी। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्धों में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों को मारे जाने के बाद वहां की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया था। इसी विवरण से पता चलता है कि सिकंदर ने इस नगर की समस्त स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया था। सिकंदर को पंजाब, झेलम तथा चिनाब का मध्यवर्ती क्षेत्र के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पीज या झेलम बितस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में पोरस की पराजय हुई। 19 महीने तक भारत में रहने के बाद सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिम तट पर पहुंचकर उसको पार करने से मना कर दिया। सिकंदर विजित प्रदेश को अपने सेनापति फिलिस को सौंपकर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौट गया। सिकंदर ने 2 नगरों की स्थापना किया था। पहला निकाया विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में, दूसरा बाउकेफला अपने प्रिय घोड़े के नाम पर नगर की स्थापना किया। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों को निरियाकस, अनिक्रिस्ट तथा अस्टिरियोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय हैं। भारत में सिकंदर के असफलता का कारण क्या था? तो सिकंदर का असफलता का प्रमुख कारणों में से एक था भारत में किसी एक केंद्रीय सत्ता का अभाव। दूसरा, इतिहासकार डॉक्टर हेमचंद रॉय चौधरी ने उस समय यहाँ 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है, अर्थात राज्य किसी एक केंद्रीय सत्ता के अधीन नहीं थे। दूसरा महत्वपूर्ण कारण था सिकंदर की सेना शक्तिशाली
होना, उसकी सेना में तेज और तर्रार घोड़े की बहुलता थी। अम्भी जैसे देशद्रोहियों का सहयोग भी उसकी असफलता का एक बड़ा कारण था। सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो प्राचीन यूरोप को प्राचीन भारत में संपर्क में आने का अवसर मिला। भारत और यूनान के बीच विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष संपर्क की स्थापना हुई। पश्चिमोत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों का एकीकरण हो गया। सिकंदर के अभियान से अनेक स्थल और जल मार्ग खुले जो आज भी भारतीय व्यापार को अहम योगदान दे रहा है। भारतीयों ने यूनानियों को छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला को ग्रहण किया। उलूक शैली के सिक्कों इसी के परिणाम थे। भारत में गांधार शैली की कला का विकास यूनानी प्रभाव का ही परिणाम है। इसमें भारतीय यूनानी कला का सम्मिश्रण दिखता है।